अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून के प्रोग्राम आलमी मंजरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुनैर और पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल इफ्तिखार खान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शाम के पेचीदा तनाज़े पर गुफ्तगू करेंगे जिसने न सिर्फ मशरक़ वस्ता बल्कि दुनिया भर को मुतासिर किया है। हमा और हल्ब में हालिया बागी हमले, इंसानी बहरान और इस तनाज़े की जोग्राफियाई और सियासी असरात पर बात करते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये मसला एक खाना जंगी से बढ़कर आलमी ताकतों के दरमियान एक प्रॉक्सी जंग बन चुका है। बिलाल साहब, आप इसराइल और अमेरिका शाम में मुज़ामत के हालिया पेशरफ्त को कैसे देखते हैं? देखें, एक बात तो पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बयान करूंगा। आपको थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ेगा। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि फेस वैल्यू के ऊपर फैसले नहीं होते हैं, और जब आपने किसी चीज़ का एनालिसिस करना होता है तो जज्बात को साइड पे रखना होता है। अब मैं थोड़े से हिस्ट्री बयान करूंगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है कि ऑटमन अम्पायर जो है वो टूट गई। सीरिया, लबनान वगैरह ये फ्रांस के हिस्से में आए। यही वो दौर था जहां पे बहुत से मसाइल की बुनियाद रखी गई। तकरीबन 1946 के अंदर सीरिया को फ्रांस से आज़ादी मिली। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन प्रेशर बहुत था ममालिक के ऊपर कि वो अपनी कॉलोनीज को जो हैं वो आज़ाद करें। और इसी वजह से जब सीरिया आज़ाद होता है तो हम देखते हैं कि ये वो ज़माना है कि कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। एक तरफ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट रशियंस हैं, सोवियत्स हैं, दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट जो है वेस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक चीज ये होती है कि 1945 के अंदर, यानी कि आज़ादी से पहले ही, अखवानुल मुस्लिमीन जो मिस्र के अंदर है और वो पॉलिटिकल इस्लाम की बात कर रही है, वो नए ज़माने के अंदर इस्लामी रियासत की बात कर रही है, हकूक की बात कर रही है, एक इंटेलेक्चुअल डिबेट की बात कर रही है। दूसरी तरफ क्योंकि सोवियत्स का भी एक असर है तो हमें एक फिनोमेना नजर आता है जिसे बाद में अरब नेशनलिज्म का कहा गया। और ये खास तौर पे हम देखते हैं कि इन ममालिक की फौज के अंदर जो है, जिस तरह इजिप्ट के अंदर हमने जमाल अब्दुल नासिर को देखा, यहाँ पे जब सीरिया की हम बात करते हैं तो 60s के अंदर जो है बाथ पार्टी जो है उसका इनकलाब आता है। जो हफीजुल असद है वो उसे लीड कर रहा है, और यहाँ पे फिर एक सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है ना वो बन जाती है आइडियोलॉजिकली। अच्छा, अब सोशलिज्म आपको पता है कि मार्क्स की आइडियोलॉजी के मुताबिक, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के मुताबिक जो मजहब है वो एक अफीम है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो अरब इलाके हैं उनके अंदर जो है अखवानुल मुस्लिमीन जो है वो काफ़ी मजबूत है। तो इन द एंड होता क्या है कि 60s के अंदर ही एक जो है क्लैशेस का आगाज हो जाता है, इंसर्जेंसी का आगाज हो जाता है, जो अपने अरूज पे पहुंचता है 1980s के अंदर, जिसके अंदर हमा, जहाँ पे आज कल जंग भी चल रही है, हमा मैसेकियर नाम का एक कत्लेआम होता है जिसमें शामी फौज जो है वो तकरीबन 40,000 के करीब जो है सीरियंस को, जो अखवानुल मुस्लिमीन की आइडियोलॉजी पे को मानते हैं, उनको कत्ल करती है। मामलात इस मैसेकियर के पास बाद जो है वो दब तो जाते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि लावा जो है वो बिलो द ग्राउंड मौजूद है। सन 2000 के अंदर हफीजुल असद जो है वो मारा जाता है, मर जाता है, खालिक हकीकी को प्यारा हो जाता है, और उसका बेटा जो है बशारुल असद जो है वो नया जो है ना सरबराह के तौर पे चुना जाता है। बात पार्टी ही है। और जब वो आता है तो लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा होती है कि बाप गया है बेटा आया है तो कुछ मामलात अच्छे होंगे। तो इसमें जो इंटेलेक्चुअल तबका है और सोशल वर्कर्स जो हैं वो चाय खानों के ऊपर, होटलों के अंदर जो है ना एक डिबेट का आगाज करते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए हैं पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के अंदर सीरिया को तरक्की के लिए। इसको हम नाम देते हैं डेमेस्कस स्प्रिंग का। अच्छा, ये एक पीसफुल मूवमेंट है जिसमें डिबेट्स हो रही हैं, जिसमें बातें हो रही हैं। शुरू शुरू के अंदर जो है बशार गवर्नमेंट जो है इसको बड़ा अप्रिशिएट भी करती है, लेकिन फिर एकदम हैवी हैंडेडनेस के साथ जो है इसको भी कुचल दिया जाता है। अब लावा तो है, आपने इंटेलेक्चुअल तबके को भी दबा दिया, लोग डरे हुए हैं। जब अरब स्प्रिंग पहुंचती है 2011 के अंदर सीरिया के अंदर, तो लोग अपने हकूक के लिए निकलते हैं, वही हकूक जिनके लिए वो 60s से जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बशारुल असद जो पर सख्त जो है क्रैकडाउन करता है, और इस क्रैकडाउन का असर ये होता है कि अब मामलात क्योंकि चेंज हो चुके हैं तो एक मुसल्ला बगावत हो जाती है। अच्छा, इन द मीन वाइल आपको एक और मैं बात बता दूं कि इसमें कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, यानी कि एक तो अंदर मामला है, ये बगावत होती है।
मुख्तलिफ कुव्वतें जो हैं वो दरमियान में जो है ना कूद पड़ती हैं। मसलन जीसीसी ममालिक को हम देखते हैं कि वो अपोजिशन का साथ देती है जो बशार की गवर्नमेंट की है। उसकी एक वजह वो झड़प है जो 2007 में अरब लीग के इजलास में बशार जो है कुछ हुक्मरानों के बारे में, अरब लीडर्स के बारे में बड़े गलत किस्म के बयानात देता है। तो अरब्स तो उसके ऊपर, बाकी जीसीसी ममालिक तो उस पर गुस्से में हैं ही हैं। दूसरी तरफ ईरान जो है वो देखता है कि 2003 के बाद से जो मामलात यहाँ पे खट्टे बन रहे हैं अरब के, अरेबिया के अंदर इराक के ऊपर कब्जा हो चुका है। अब ईरान भी एक रेजिस्टेंस बनाना चाह रहा है, एक जो है अपनी मिलिशियाज बना रहा है, ताकि जो है वो लबनान तक, जिसे हम कहते हैं शिया क्रीसेंट कहते हैं, वहाँ पे उसकी जो है ताकत बढ़े। तो ईरान जो है बशार उल असद का मुकम्मल साथ देता है। उस ईरानियन जो फोर्सेस हैं बशार के हक में लड़ती हैं। दूसरी तरफ टर्की जो है उसका भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। उसकी वजह यह है कि दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा आईडीपीज जो हैं वो टर्की की तरफ माइग्रेट करते हैं, और टर्की से फिर आपको पता है आगे यूरोप की तरफ आए। वो बच्चे की एक तस्वीर जो है बड़ी मशहूर हुई थी, और इंसानी साहिल के कॉन्शियस के किनारे पे, बिल्कुल। जगाने के लिए काफी उसका हुआ। अब टर्की जो है वो ग्रोइंग इकॉनमी है। हम देखते हैं कि खुद टर्की के अंदर वो आईडीपीस को आने तो देते हैं, लेकिन उन आईडीपीस की वजह से जो है मसाइल पैदा हो रहे हैं टर्की के अंदर। तो टर्की उसके बाद क्या करता है कि अपनी फौज के जरिए, अपने ग्रुप्स के जरिए एक बफर जोन बनाना चाहता है। यही आपका जो हम इदलिब का एरिया है, जिसे आप कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न जो सीरिया है। और उसके बाद 2000 के अंदर जो है एक ऑपरेशन शुरू होता है जिसके अंदर टर्की ड्रोन्स खास तौर पे बहुत ज्यादा, 2020 के अंदर सॉरी, काम करते हैं। उसके बाद रशिया के जो है रशिया और टर्की के दरमियान पे एक मुआहदा होता है, ईरान भी उसमें शामिल होता है, और फिर सीज फायर हो जाता है। और सीज फायर के बाद अब जाके जो है हमने देखा कि हुआ है। इन द मीन वाइल आपको पता है कि आज से महीना डेढ़ महीना पहले टर्की की एरोस्पेस जो है उसके ऊपर, फैक्ट्री के ऊपर हमला हुआ था और कुर्द्स के ऊपर नाम दिया था। अच्छा, कुर्दों के साथ भी कॉलोनियल एरा से जो एक फॉल्ट लाइन बनाई गई थी, वो बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, एक ज्यादती है कि लबनान से कुर्दिश शुरू होते हैं और ईरान तक जाते हैं। उसके अंदर आपको पता जॉर्डन में भी हैं, इराक के अंदर भी हैं। और इस वजह से इनको मैनिपुलेट करना, इनको मोटिवेट करना बहुत ज्यादा आसान है। तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है, जो कुर्द हैं वो सीरिया का साथ दे रहे हैं, बशार की गवर्नमेंट का। और बशार की गवर्नमेंट का जहाँ पे साथ दे रहे हैं तो टर्की के लिए भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो अभी जो एक नाम लिया जा रहा है कि जी टर्की जो है वो इसके पीछे है, टर्की सिर्फ अपने मफाद के पीछे है, और वो मफाद के उसकी यहीं पे एक अपनी। सवाल बनता है। ये जो समझते हैं कि ये मज़ाहिब की जंग है, ये मज़ाहिब की जंग नहीं है, ये मफाद की नहीं नहीं, जंग है। मजाहिब की जंग ही नहीं है। देखिए क्या वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, दूसरी साइड पे भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, हाँ जी। मजाहिब की नहीं। इसको दो तीन लेवल के ऊपर देखें। एक तो आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखें। अच्छा, बशार का भी अगर आप उठा के अगर थोड़ा सा मुताला करें तो बशार की गवर्नमेंट भी अरब स्प्रिंग से पहले कोई ईरान के साथ इनके इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, और वो काफी ये ईरानियन जो रिजीम है उसका ईरान मजाक के भी भी उड़ाते। पिछले रिजीम में ताल्लुकात इसराइल से बहुत अच्छे थे। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब जब ईरान ने मदद की, सीरियन आर्मी जो है वो कोलैप्स कर गई, तो एक अच्छे ताल्लुकात, क्योंकि मजबूरी है ईरान इस वक्त सीरिया के बिशार उल असद की। अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ हम देखते हैं तो वो हमा और मैसेकेर याद आता है और एक स्ट्रगल नजर आती है। दूसरी तरफ सिचुएशन ये बनी हुई है कि इस सरप्राइज अटैक के बाद से आपको पता है कि अलीपो और दमिश्क की जो सड़क जो है वो काट दी गई है, और ये मजबूत हो रहे हैं। और आज की एक बड़ी अजीब खबर है कि अमेरिकन फोर्सेस ने भी बॉम्बिंग की है सीरिया के उन इलाकों में जहाँ पे ईरानियन मिलिशियाज जो हैं वो मौजूद हैं। अब वो जो हालात आ रहे हैं, जो मैं कहता हूँ डायलेमा क्या है, ये मैं जो ये कहता हूँ। मज़ाहमत हो रही है, क्या इसका इसराइल फ़लस्तीन जो तनाज़ा इस टाइम शुरू हो गया है, सीरिया भी है, इसका ईरानी एटॉमिक जो है नहीं जोहरी, नहीं नहीं, उसके ऊपर कोई असर ईरान पड़ेगा? के, देखिए ईरान का एटॉमिक जो जोहरी मंसूबा है वो तो इमाम खमीनी जो जिन्होंने ये बुनियाद रखी थी, उन्होंने फतवा दिया हुआ है कि ईरान कभी भी एटॉमिक वेपन्स की तरफ नहीं जाएगा। मैं यही हम्म। बात कर रहा था कि इस वक्त एज अ मुस्लिम और एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड सिक्योरिटी, जब मैं इन चीज़ों की तरफ देखता हूँ तो एक चीज़ जो है ना मुझे बड़ी तकलीफ देती है कि जब मैं सीरियन अवाम को देखता हूँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं, बशकार ने जिस तरीके से उन्हें दबाया और उससे पहले हफीजुल असद ने जिस तरीके से उनको दबाया, उनका राइट है कि वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ वो अपनी हुकूमत खुद करें। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है आपको पता है मिडल ईस्ट के अंदर, तो उसमें ये भी चीज नजर आती है कि सीरिया इस वक्त एक बेस है आगे हिजबुल्लाह
और हमास तक कुमक पहुंचाने के लिए। सीरिया का कट जाने का मतलब ये है कि वो जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई है टू टू हिजबुल्लाह एंड हमास वो खत्म हो जाती है, तो यानी इसका इलाकाई अल्टीमेट निज़ाम फायदा में किसी बड़ी तब्दीली का जो है वो बायस बन सकता है। तब्दीली की तरफ। हाँ जी, वो तब्दीली जो है, मैं कहता हूँ कि गजा पे इसराइली हमले ने जो रीजनल ऑर्डर के ऊपर वो असर नहीं डाला जो एक वेडनेसडे को शुरू होने वाले हमले ने जितना डाल दिया। आप देखें कि वो जीसीसी गवर्नमेंट्स जो किसी जमाने में इनको सपोर्ट कर रही थी, आज वही आपको पता है कि यूएई के अंदर बड़ी अहम मीटिंग हुई है, क्योंकि सिक्योरिटी अब वो सऊदी अरब भी सोच रहा है और यूएई हम्म। भी सोच रहा है कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि एक मामलात जो है वो सेटअप को खराब किया अच्छा, जा इसे रहा है, इलाके ऑर्डर का को जो चेंज किया जा रहा है। ताकत का तवाजुन है वो बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा? देखें, इलाके का ताकत का तवाज़ुन जो है उसमें सबसे बड़ा जो इसमें नुकसान में होगा वो तो आप ईरान होगा ना। कि ईरान जो है, अगर देखा जाए कंपैरेटिवली देखा जाए, तो वो हम पिछले भी हमने प्रोग्राम में किया था बैलेंस ऑफ थ्रेट का। तो बैलेंस ऑफ पावर तो उसकी नहीं है इसराइल के साथ या अमेरिका के साथ, तो बैलेंस ऑफ थ्रेट के लिए उसने जो है कायम करने के लिए कुछ फोर्सेस को तैयार किया था, उन्हें इक्विप किया था। अब जब वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई कट जाएगी, तो एक मसला तो बहुत बड़ा उस स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के अंदर आ जाएगा ना। जब आप ईरान की तरफ से या एंटी जायनिस्ट आप फोर्सेस की तरफ से ये देखेंगे, दूसरी तरफ फिर मैं कहूँगा कि डायलेमा है और पैराडॉक्स भी है कि अगर हक नहीं दिया जाता तो मामला तो रहेगा उसमें। एक था आपका नॉर्वे का ही एकेडमिक था, बेसिकली मैथमेटिशियन था, जिसे हम फादर ऑफ पीस स्टडीज भी कहते हैं, जोहान गुल्टन। तो उसने जो है ना पहली दफा जो है वॉयलेंस को भी कहा था कि जो पीस का के बारे में उसने कहा था कि उसको डिफरेंशिएट किया था कि एक होता है आपका नेगेटिव पीस और एक होता है पॉजिटिव पीस। ताकतें क्या करती हैं कि वो ताकत के जोर से नेगेटिव पीस करती हैं, लेकिन अगर नेगेटिव पीस को वो ले आए और उसके बाद लोगों के ग्रीवेंसेस ना पूरे किए जाएं, तो ये दोबारा जो है ना कॉन्फ्लिक्ट का ज्यादा सख्त कॉन्फ्लिक्ट का बनता है। अब जब हम सीरियन गवर्नमेंट और सेटअप को देखते हैं, तो इनका भी जो इस वक्त आपको नजर आता है, सीरियन सोसाइटी के अंदर जो है स्ट्रक्चरल वायलेंस भी हमें नजर आता है, जो स्ट्रक्चर की वजह से है कि कुछ लोग जो एलीट जो है वो अय्याशी में है और बाकियों के लिए जिंदगी जो है वो सख्त है। और इसके अंदर हमें फिर कल्चरल वायलेंस भी नजर आता है, और कल्चरल वायलेंस किस तरह का कि बाथ पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, वो एक खास लोगों के अंदर जो है वो मशहूर है। और उस खास बाइसेस की वजह से जो जिस किस्म की हैवी हैंडेडनेस हमने दमिश्क स्प्रिंग के अंदर भी देखी, उसके बाद जो है हमने अरब स्प्रिंग के अंदर भी देखी, तो मामलात आपको बड़े अजीब किस्म के कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहे हैं और इनको समझने की जरूरत है। और मैं यानी कि एज एकेडमिक समझता हूँ कि इस वक्त इस पूरे जंग का फायदा जो है वो किसी और को हो रहा है, और कोई और इसको इंस्टिगेट भी कर रहा है। और उसमें फिर मैं कहूँगा कि अवाम भी हक पे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप प्रैग्मेटिकली इस वक्त स्ट्रेटेजिक सेटअप को देखें, तो उस वक्त जो है इसका जो नुकसान होगा वो फलस्तीनी कॉज को भी हो सकता है, और वो जो है ईरान लेकिन ये को भी हो मफाद की सकता है। जंग है ना, हर कोई तुर्की समेत हर कोई अपने मफाद का सोच रहा है। अमेरिका यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? अमेरिका ने अभी अटैक्स भी देखिए, किए हैं। अमेरिका का तो हेनरी किसिंजर अपनी किताब डिप्लोमेसी में कहता है कि उनका तो सबसे बड़ा जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है वो वही इसराइल जो है उसका सेफ गार्ड है। और इस वक्त अगर आप देखें पूरे खिता अरब के अंदर अगर कोई उनकी प्रॉक्सी बैठी हुई है, तो वो इसराइली बैठी हुई है। और मैं मेरा अपना मानना ये है कि इसराइल का सर्वाइवल जो है इस खिते के अंदर अमेरिकन अमेरिका का डोमिनेंस के सर्वाइवल है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर देखे ना, अगर अमेरिका यहाँ पे इसराइल मार खाता है, तो उसकी वजह उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा कि आगे एक अमेरिका के खिलाफ एक नापसंदीदगी का एलिमेंट तो है पूरे अरेबिया के अंदर, मीना के अंदर, यानी कि मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के अंदर। तो यहाँ पे उसकी शिकस्त को फिर जो है पूरे अरब के अंदर शिकस्त जो है ना वो माना जाएगा। इसी जैसे यूक्रेन के अंदर अगर अमेरिका जो है वो शिकस्त खाता है, तो यूरोप उसके ऊपर से एतबार खत्म कर देगा, क्योंकि अमेरिका फिलहाल तो आपको पता है कि गो दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ आ चुकी है। लेकिन अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए, तो दुनिया में भी यूनिपोलर है। जो ग्लोबल रीच अमेरिका को हासिल है वो ना रूस को है ना चीन को हासिल है। तो अमेरिका की एक डोमिनेंस मिलिटरली तो है, गो के एक वो बहुत चैलेंजेस जो है वो डिप्लोमेटिकली भी फेस कर रहा है,
उसके अलावा जो है अमेरिकन जो है डिप्लोमेटिकली के अलावा जो इकोनॉमिकली जो है वो फेस कर रहे हैं। तो मामलात बेसिकली जिस साइड पे जा रहे हैं जो मुझे नजर अक़वाम आ रहा है हमें। मुत्तहिदा का क्या किरदार होगा इस टाइम, जो बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं, ये शाम में इंसानी बहरान के हल करने के लिए इस तनाज़े को क्या किरदार अदा कर सकती हैं? अक़वाम मुत्तहिदा जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को, लेकिन आप देख लें कि इतनी करारदादों के बाद कुछ भी नहीं कर सकी अक़वाम मुत्तहिदा गजा के हवाले से। जिनोसाइड अक़वाम मुत्तहिदा मान रही है लेकिन अमेरिका वीटो कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार जो है ना वो भी डिमिनिश हो रहा है। इसी वजह से जो एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के आसार जो हैं वो ज्यादा वाजे होके आ रहे हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं थ्यूसिडाइड ट्रैप। अमेरिका ने अपने आप को थ्यूसिडाइड ट्रैप के अंदर फंसा लिया है अगेंस्ट चाइना। और अगर वो प्यूटन ने भी परसों चौथ अपने कहा था कि ये तमाम चीजें आपको समझने के लिए जो है आपको इंडो पैसिफिक में भी जाना पड़ेगा, आपको यूक्रेन को भी देखना पड़ेगा और आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। बेसिकली जो है इंटरेस्ट की गेम है। और स्ट्रक्चर को जब आप चेंज करने की कोशिश करेंगे अनार्की के जो रियलिस्ट कहते हैं, तो उसके बाद मामलात जो हैं चेंजेस तो आएंगी। और वो चेंजेस जो हैं वो तशद्दुद अमेज जंग की तरफ भी हो सकती हैं, रीजनल वॉर की तरफ भी आप जा सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि कल अल जजीरा समेत खबरें आ रही थी कि इराक से मिलिशियाज जो हैं वो दाखिल हो रही हैं सीरिया के अंदर बशार की मदद के लिए। तो बेसिकली अगर आप वो देखें ना वहां पे जाते हैं, आप वो ऑर्डर तो नहीं प्रिजर्व हो सकता। बिल्कुल। और अच्छा यही बिलाल साहब, मामला जो है इंतशार का बायस बन सकता है। हम वाइंड अप की तरफ आएंगे। एक आखिरी सवाल है कि इस तनाज़े का कोई पायदार हल मुमकिन है, या ये खिता मजीद अदम इस्तेकाम की तरफ जाएगा? देखें बस इसराइल यहाँ पे मौजूद है और इसराइल को आप करना है। यानी कि अगर आप देख लें तो इसराइल जिस तरीके से पिछले अगर आप एक महीने में ही देख लें जो उसने अटैक्स दमिश्क में किए हैं और दूसरे इलाकों में किए हैं, तो वो बात ये है कि बशार इस वक्त गवर्नमेंट में है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका पायदार हल निकल सकता है अगर आप डायलॉग शुरू करें और वो अना और वो जिद जो है उससे बाहर निकलें। क्योंकि एट द एंड सीरिया तो सीरियंस का ही है ना। तो उधर जो है बशार को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, इसी के अंदर है। वरना आपको पता है हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था जब मुसलमान की तलवार मुसलमान के खिलाफ उठेगी तो क्यामत तक कोई नहीं रोक सकेगा। तो हालात तो उसी तरफ जा रहे हैं कि दोनों साइड की स्टोरीज के अंदर कहीं ना कहीं आपको सच नजर आता है। मसलन मैंने फिर कहूंगा कि 60 से एक स्ट्रगल चल रही है, तो वो तो राइटफुल है ही हैं जो इस वक्त शामी अवाम है। और दूसरी तरफ इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है उसके अंदर अगर आप प्रैग्मेटिकली देखें तो एक दम जो है सरप्राइजिंगली पिछले वेडनेसडे को पता चलता है 4 साल से तो कुछ नहीं हो रहा था कि हमला होता है और मामलात जो हैं इस साइड पे आ जाते हैं कि आज हमें रीजनल ऑर्डर हिलता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके पीछे भी दोनों साइडों को बैठ के सोचना चाहिए कि कहीं मुसलमान कहीं किसी और के हाथ में तो नहीं खेल रहे। तो चीजें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और इनको समझना बहुत जरूरी है जज्बात को साइड पे रख के। और मुझे अफसोस ये है कि हम लोग जज्बाती होके सोच रहे हैं और हमारी पहली जो है ना बिल्कुल। लॉयल्टी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत के साथ है। उसके बाद बाकी लॉयल्टीज हैं। तो उम्मती बिल्कुल। बन के हमें सोचना चाहिए और इस कॉम्प्लिकेशन को समझ के जो है हमें किरदार अदा करना चाहिए हमारे जो इस वक्त इस्लामी रियासतें हैं, ताकि इस मामले को अच्छे तरीके से जो है वो हल किया जा सके। बिल्कुल नाजरीन, OIC का इजलास हर साल मुनक्किद तो हो जाता है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। आलमी लीडरान आते हैं, मुस्लिम लीडरान आके एक पेज पे बैठते हैं, लेकिन आज तक उसका कोई हल नहीं निकला। एक इसराइल पूरे अरब को कंट्रोल कर रहा है। अब देखना ये है कि ये इलाका मजीद तनाज़े की तरफ जाता है, यहाँ यहाँ पे इस्तेकाम होता है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से, आलमी मंजरनामे से, मोहम्मद जुनैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।